क्लास नंबर 29 में है हम लोग। इससे पहले हमने देखा हीट के बारे में, ठीक है, हीट टेम्परेचर के बारे में, फिर वहां से जो उससे रिलेटेड चीजों को हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। हाँ, तो जैसे कि आज हम लोग का चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे जितना सारा फिगर दिया हुआ उसमें से जो पहला फिगर को आप गौर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे पहला फिगर, तो जिसमें से एक नीचे एक यहाँ से हीट रेडिएशन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ से, और उसका रेडिएशन जो होता है या कंडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। पहला कि ये हीट, जैसे कि अगर ये यहाँ पे सोर्स है, रिसोर्स है, हीट का रिसोर्स है, सोर्स हम इसको लिखते हैं, सोर्स हो गया। ये हीट, इसमें एक यूटेंसिल है, यूटेंसिल में पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे ये वाटर हीट होता है। साथ साथ यह जो बर्तन है यह भी हीट होता है। जैसे कि अगर मैं इस हैंडल को पकड़ा हुआ हूँ, अगर यह हैंडल मेटल का बना हुआ है, तो हमको हाथ में भी लगता है कि ये गर्म होते जा रहा है। तो यहाँ पे इन ये जो फिगर है, यहाँ पे हम जो कंडक्शन ट्रांसमिशन का हीट जो है थ्री प्रोसेस से होता है, और हम थ्री प्रोसेस को एक साथ देख सकते हैं। ये जो हैंडल हीट हो रहा है, जो जिस यूटेंसिल से मैं वो गर्म कर रहा हूँ उसका जो हैंडल हीट हीट हो रहा है, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। बारी बारी से हम समझेंगे कि कंडक्शन क्या है, कन्वेंशन क्या है और रेडिएशन क्या है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे जो ये एरो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। और ये थर्ड जो होता है वो रेडिएशन होता है। रेडिएशन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पे हम लोग ये जो देखेंगे वहां पे हीट रे, हीट रे, ठीक है। हीट रे के बारे में, हीट रे से रेडिएशन होता है। जैसे कि हम लोग गर्मी ठंडी के दिन में आग जलाकर हाथ को सेकते हैं, तो ये जो आग दूर मतलब एट ए डिस्टेंस पे जलता है और हमें गर्माहट की महसूस होता है, हीट का महसूस होता है, तो वो जो प्रोसेस है, हीट जो हमारे तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। सन को आप लोगों ने देखा होगा। सन हमारे अर्थ से बहुत डिस्टेंस पे है, फिर भी हम जब धूप में जाते हैं तो हमें हीट का अनुभव होता है। और एक प्रोसेस है कि जब हम कोई यूटेंसिल में पानी को रखते हैं और नीचे आग जलाते हैं, तो वह पूरा पानी गर्म होने लगता है और फिर कुछ देर के बाद वह उबलना भी शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर होने का। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर जो होता है मेनली थ्री टाइप से होता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेंशन, और थर्ड हो गया रेडिएशन। ये जो प्रोसेस है, ये यूटेंसिल से लगा हुआ हैंडल गर्म हो जाना, ये कंडक्शन है। पानी का गर्म हो जाना नीचे, क्योंकि नीचे का लेयर गर्म होता है फिर ऊपर आता है, इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेंशन कहेंगे। और थर्ड जो है, बिना कोई मीडियम का, बिना कोई टच का ये हमें हीट महसूस होता है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो हम लोग पहला फर्स्ट प्रोसेस को देखते हैं, जो है हमारा कंडक्शन में क्या होता है। कि जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, एक अगर हम एक रॉड है या फिर एक रॉड को अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यह धीरे धीरे इस डायरेक्शन में हीट होते जाता है। और कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि ये जहाँ से मैं पकड़ हाथ लगा हुआ है, ये इतना हॉट हो जाता है कि हम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। दैट मीन्स हीट का फ्लो जो होता है, अगर मैं यहाँ पे ये अगर सोर्स है, यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो हाई होगा। और यहाँ पे मैंने हाथ से पकड़ा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है, या इसको हम बोल सकते हैं टीसी, यानी कोल्ड है। यहाँ पे ये यहाँ पे हीट है, तो यहाँ पे कोल्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं इस सिरे पे यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, तो ये इस डायरेक्शन में हीट होते जा रहा है, हीट होते जा रहा है, और यहाँ तक हीट हो जा रहा है। तो ये जो हीट का फ्लो हो रहा है इस मेटल में, इस सॉलिड में, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ठीक है। अब ये जो हीट का फ्लो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिए इन सब जानने के लिए मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ। वहां पे हर इसके मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को कैसे हीट प्रोवाइड करता है।
और ये जो हीट प्रोवाइड होगा वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले कंडक्शन जो है, ये एक प्रोसेस है जो कि इसमें हीट एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। और इसमें क्या होता है, कॉलिजन होता है, या फिर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट छोड़ देता है, ठीक है। तो जिससे कि हीट ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर होने लगता है। कंडक्शन जो प्रोसेस है ये हमेशा सॉलिड में होगा, और यह एक स्लो प्रोसेस है। यह क्योंकि अगर मैं ये हीट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ तो यहाँ तक हीट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, वो टाइम डिपेंड करेगा इसके लंबाई के ऊपर। जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ तक हीट को पहुंचने में, इस जगह तक हीट को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो पहला, ये कंडक्शन जो होगा वो सॉलिड होगा। दूसरा, यह एक स्लो प्रोसेस है। नंबर थर्ड, इसमें कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होने के लिए मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम ट्रांसफर नहीं हो सकता है इन कंडक्शन में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये हीट जो ट्रांसफर होता है कैसे होता है। एक जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं बारीकी से। तो मान लीजिए कि यह एक मेटल है या फिर रॉड है, इसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे एक सिरे को जस्ट एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। इस सिरे को मैंने हॉट, सपोज कीजिए कि एक यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे पानी को रखा, ये वाटर है, और यहाँ पे मैंने हीट प्रोवाइड किया। हीट यहाँ पे मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, और इस सिरे में एक बना हुआ है सिस्टम, सपोज कीजिए यहाँ पे रखा हुआ है आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर में जो है वो पानी रखा हुआ है, और इस टाइप से ये कनेक्टेड है। इसको आइसोलेटेड कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ना हीट अंदर जा पाएगा और ना ही वो उस अंदर का हीट बाहर आ पाएगा। इसको इस तरह से मैंने बना दिया। ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक लंबा है, इसकी लंबाई को मैंने एल कंसीडर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब जहां से हीट, यानी हीट रिसोर्स हम इसको, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं हीट रिसोर्स, जहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हो जाएगा ये टी एच, दैट मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर हम लोग बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे हो जाएगा टी सी, कोल्ड। यहाँ पे बर्फ जो है वो जमा हुआ है, दैट मीन्स ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और यहाँ पे अगर ये पानी बॉइलिंग हो रहा है तो हम लोग 100 सेंटीग्रेड इसको मान लेते हैं। तो पहले सबसे पहले जस्ट हम इस चीज को, कंडक्शन को समझने के लिए हम एक वो फिगर ड्रॉ किया है, जिसमें से ये एक रॉड है, रॉड के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है उसका, यहाँ पानी रखा हुआ है, पानी को मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यह पानी उबल बॉयल हो रहा है। जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ सॉलिड फॉर्म में है, यानी ये बर्फ है, पानी जमा हुआ है। और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और कुछ वाटर जो है यहाँ पे वाटर ओपन में है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, ये पानी बॉइलिंग हो रहा है, और इससे जुड़ा हुआ है यह मेटल। अब क्या होगा, मैं कुछ देर के बाद देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें पानी का लेवल और बढ़ते जा रहा है, और एक समय आएगा कि सारा जो बर्फ है वो पिघल जाएगा, और इस साइड का टेम्परेचर और इस साइड का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, यानी हम उसको कहते हैं आ जाएगा, यानी दोनों साइड का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, हीट का फ्लो तब तक होगा इस मेटल के थ्रू से, इस मेटल के थ्रू से,
जब तक कि, चलिए इस चीज को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो हीट का फ्लो होगा, अगर ये वाटर बॉयल होगा और ये पानी यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये जो पानी यहाँ से ये मेटल के थ्रू कब तक हीट का फ्लो होगा, जब तक ना कि बोथ साइड का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, यानी टी एच इक्वल टू टी सी हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हीट कब तक फ्लो होगा। अब देखिए कि हीट फ्लो आखिर होता कैसे है। अब जैसे कि इस मॉलिक्यूल, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन किया, अब क्या किया, ये बगल वाले मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी दिया, ये मॉलिक्यूल्स इसको दिया हीट एनर्जी, ये मॉलिक्यूल्स इसको दिया, ये मॉलिक्यूल्स इसको दिया, ये मॉलिक्यूल्स इसको दिया। यानी इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन नहीं बदलता है, बस एनर्जी को अपने लेके दूसरे को दे देता है, लिया और दूसरे को दे दिया। एंड यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो पोजीशन जो है, मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, और ये इसको ट्रांसफर किया, और फाइनली जाके यहाँ पे वो हीट एनर्जी आ जाता है, और यहाँ इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, दैट मीन्स हम कहेंगे इसका जो एनर्जी है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब उसका वहां पे हीट एनर्जी आ रहा है, हीट या इसका जो मैं क्या कहूंगा कि इसका एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि यह अगर मैं इसको अमाउंट, ये जो हीट है इसको मैं अगर कंसीडर करूं, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये मेटल के थ्रू से, और जिसकी लंबाई एल है, तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज मानते हैं कि इसका एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे जिसका एरिया ए है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ से जो हीट का फ्लो होगा वह किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ए के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। दूसरा, डिफरेंस जितना होगा टी एच, यानी माइनस टी सी, या फिर इसको मैं लिख लूं डेल, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, आई थिंक ज्यादा बेटर होगा, डेल्टा टी, दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में टी एच माइनस टी सी लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया। थर्ड हो गया कितना टाइम तक ट्रांसफर हो रहा है, नंबर थर्ड हो गया कि टाइम के ऊपर, और नंबर फोर्थ हो गया क्यों, ये हो जाएगा इन 1/L के ऊपर, यानी यह जो लेंथ है, यह जो रॉड है, जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही कम हीट का फ्लो होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम एक यूटेंसिल है, सपोज ये वाला एक फिगर को देखते हैं हम, ये वाला, ये जो हैंडल है, यह अगर सपोज कीजिए इतना लंबा था, इसकी लंबाई को अगर मैं 4 गुना कर दूं, अगर मैं पहले अगर सपोज कीजिए ये 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ था, अगर मैं इसकी लंबाई को 100 सेंटीमीटर कर दूं, तो जब मैं इसको दूर से पकड़ूंगा, इतना दूर से, तो यहाँ पे मुझे हीट का अनुभव काफी कम होगा या फिर काफी टाइम लगेगा। दैट मीन्स अगर लंबाई बढ़ता है तो हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो कम होता है, यानी लेंथ जितना बढ़ेगा हीट का ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा, लेंथ जितना छोटा होगा हीट उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो सबसे पहले एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस, थर्ड टाइम, और फोर्थ वो इसके लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अच्छा, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ, अगर सपोज कीजिए अगर एक बॉडी यहाँ पे है, ये इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक बॉडी यहाँ पे है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे मैं एक रॉड को लगाऊं
तो यहाँ पे पता मुझे बहुत ही स्लो प्रोसेस में होगा और काफी कम अमाउंट ऑफ हीट में होगा, क्योंकि वहां पे 1 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 डिग्री ही टेम्परेचर इधर उधर आदान प्रदान हो सकता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी मायने रखता है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफर होगा। तो ये चार चीजों के ऊपर ये जो हीट का ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करेगा। अब चलिए और एक स्लाइड लेके इसको जब किए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अब जो वो Q आया था हमारे पास, वो Q को अगर मैं सारे को मिला दूं यहाँ पे तो मिल जाएगा मुझे ये एरिया। दूसरा था डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस टाइम एंड बाय लेंथ। हम लोग जानते हैं जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है इसको कहते हैं के कहा जाता है कांस्टेंट ए डेल्टा टी टी बाय एल। तो ये जो इक्वेशन आया ये आ गया कि कितना हीट जो होगा वह ट्रांसफर होगा उस मेटल के थ्रू से, जिसका लंबाई उस जो मेटल लिया है मैंने उसका लंबाई एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका टेम्परेचर डिफरेंस टी है। और टी टाइम तक अगर उसमें हीट अगर फ्लो हो तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा फ्लो होगा, हम लोग उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक के आया है, हम नया चीज इसको, ये जो है ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कंडक्टिव, ये कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी हम इसको कहते हैं, इसका नाम ये जो के है इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। इसको हम के इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा Q इंटू एल बाय ए डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी। तो अगर मैंने ये लिख लिया तो यहां से मैं इसका यूनिट भी निकाल सकता हूं, इसका डायमेंशन भी निकाल सकता हूं। तो चलिए मैं इस के का ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी आया इसका मैं यूनिट के पहले डायमेंशन बताइए आप लोग, डायमेंशन बताइए इसका। Q एनर्जी है, L लेंथ है, E एरिया है, डेल्टा T टेम्परेचर है और T टाइम है। तो हम टेम्परेचर का आपको बता देता हूं, टेम्परेचर का हम जो डायमेंशन लेंगे उसको टेम्परेचर का डायमेंशन हम थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो थीटा टी पावर -1 हो जाएगा। बाकी आप लोग इसका डायमेंशन बताइए मुझे, मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ डायमेंशन पूछ रहा हूँ। कोशिश कीजिए। सर क्यू क्या बोले सर? क्यू एनर्जी है, ये हीट एनर्जी। क्या हीट, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो यूनिट क्यू है। डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका भी होगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसका आप लोग डायमेंशन बताइए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही यूनिट डायमेंशन में इसको पढ़ते आ रहे हैं। हर एक चैप्टर में हर एक जगह डायमेंशन फाइंड करना पड़ता है हम लोगों को। सर डेल्टा टी टेम्परेचर। डेल्टा टी टेम्परेचर है और टेम्परेचर का डायमेंशन को हम लिखेंगे थीटा। डेल्टा टी का और सर टी। डेल्टा टी का हम डायमेंशन लिखेंगे थीटा। और टी सर? ये टी टाइम है, कितना टाइम तक हुआ, टाइम का तो हम लोग जानते हैं कैपिटल टी होता है। यस सर टी। सर ए एरिया है। हाँ, ये एरिया है सर तो जे सर एम जे बोलिए। इंटू एल टू दी पावर 1 इंटू क्यू टू दी पावर -1 इंटू टी टू दी पावर -1। हम एनर्जी को हम जे क्यों लिखेंगे, एनर्जी का तो जूल यूनिट होता है, हम डायमेंशन लिखने बोले हैं आपको। सर इसका m टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2 l टू दी पावर 1 थीटा s टू दी पावर टी टू दी पावर -2 l टू दी पावर 1 अच्छा, थीटा और टी, s टू हाँ, थीटा -1 सर, और टी टू दी पावर s टू दी पावर t टू दी पावर -2 देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अच्छा देखते हैं सर।
चलिए देखिए मेरे साथ आइए, जो जिनका जिनका नहीं हुआ मेरे साथ है। देखिए ये जो थीटा है, थीटा मतलब ये क्यू है, क्यू मैंने पहले कहा वो एनर्जी है, और एनर्जी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, एम एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर -2, ये डायमेंशन है। चलिए मैं अलग अलग लिखता हूं। ये डेल्टा टी, इसका मैंने बोला डायमेंशन लिखने के लिए थीटा, ठीक है। टी इज ये हो गया टाइम, और एल जो हो गया ये हो गया लेंथ, लेंथ का हम लोग जानते हैं इसका डायमेंशन एल होता है, और एरिया का हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर होता है। अब इन सारे को अगर मैं इस फॉर्म में बैठा दूं, क्यू इंटू, यानी हो जाएगा एम एल टू टी टू द पावर -2 इंटू, यहाँ पे क्या है बगल में एल है, तो फिर और एक एल यहाँ पे ले लू मैं नीचे, फिर एरिया एम दैट मीन्स एल टू द पावर 2, फिर थीटा इंटू टी का टी। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो सबसे पहले देखिए एम, एम तो कहीं नहीं है, एक ही एम है, एम मैंने लिखा। एल, एल के पर यहाँ पे 2 और 1 3, या फिर मान के चलिए ये L2 और ये L2 कैंसिल, सिर्फ एल बचा, एल बचा तो चलिए एल, एल को लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए टी टू द पावर -2, और ये टी नीचे है, तो ये जब जब इसके पास आएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो ये टी टू द पावर -3 हो गया, और ये थीटा नीचे है तो थीटा टू द पावर -1। तो ये डायमेंशन आ गया मेरा, ये कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, वहां पे ये चीज का जरूरत मुझे काफी ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा दूर तक आ गया। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -t थीटा टू द पावर -1, ये था कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। चलिए अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड के बाहर का चीज है, मैंने इसको मतलब ऐड किया, मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आगे मुझे समझाने में आसानी होगी। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रोसेस है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक यूटेंसिल में वाटर रखा हुआ है, और यहाँ पे हीट एनर्जी जब मैं यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, हीट एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो यूटेंसिल यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ये हीट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन होने के बाद ये वाटर सरफेस, इस सरफेस के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है वह हीट होता है, और हीट हो जाने के बाद उसके पास जब ज्यादा एनर्जी आ जाता है तो हमेशा सरफेस की ओर आना चाहेगा, ऊपर उठ के आना चाहेगा। तो जब फिर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम समझेंगे, जब कोई हीट होता है तो वो एक्सपेंड होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। एक्सपेंड हो गया मतलब उसका डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी जैसे ही कम होता है वो पानी में ऊपर की ओर चला जाता है। तो अपर वाले लेयर इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, ये अपर जाएगा और ये नीचे आएगा। अब जैसे ही ये नीचे आया, यहाँ पे ये हीट हुआ, एक्सपेंड हुआ, इसका डेंसिटी फिर कम हुआ, फिर ये ऊपर की ओर गया। यानी ये जो प्रोसेस है, नीचे वाला ऊपर आना, ऊपर वाला का नीचे जाना, ये कंटिन्यू चलते रहता है एज ए लाइक सर्कल। ये नीचे आया फिर नीचे वाला ऊपर गया, ये फिर क्या हुआ, ऊपर वाला फिर नीचे आया, नीचे वाला फिर ऊपर गया। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलते रहता है जब लिक्विड को हीट जब होता है या फिर जब बॉयल होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑलवेज किस में होता है, लिक्विड में होता है, और इसके लिए भी मीडियम चाहिए मुझे, इसके लिए भी मीडियम का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, जैसे कि नीचे का एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया। अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये जब नीचे आ गया, ये जब हीट हुआ, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये वाला नीचे आएगा। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है, एज ए सर्कल गोल गोल घूमते रहता है, ये ऊपर का नीचे आना, नीचे का ऊपर जाना, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। चलिए इसका थोड़ा सा जो मैंने लिखा है एग्जाम, इसका डेफिनेशन को उसको देख लेते हैं। When a fluid such as air or liquid is heated and then travels away from the source, it carries the thermal energy along. This types of heat transfer is known as convection. जब हीट होता है तो जैसे कि ये सोर्स के साथ था,
अगर ये यहाँ का ये मॉलिक्यूल्स अगर इसके साथ जुड़ा हुआ था, दैट मीन्स वह सोर्स के साथ था। जैसे यह हीट हुआ, वह सोर्स से दूर चला गया एक एनर्जी को लेके, और यहाँ पे जैसे ही ऊपर आया, नीचे वाला आ गया यहाँ पे, फिर वो एनर्जी लिया, फिर वो ऊपर चल गया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होते रहता है। और ये जो प्रोसेस, जैसे कि अगर मैं ये लिक्विड में देखता हूँ, ये सेम प्रोसेस एयर में भी होते जाता है। एयर क्या होता है, नीचे का एयर हीट होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर का एयर नीचे आता है, फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, और हमारा जो सराउंडिंग है वो हीट होते रहता है, पर्यावरण जो हीट होते रहता है, यही प्रोसेस है हीट होने का। तो गर्मी के दिनों में हमें लू लगता है, या फिर हम लोग कहते हैं बहुत हवा जो है बहुत तेज, मतलब गर्म हवाएं बह रही है, तो हवा जो गर्म होता है वो प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन से होता है। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी बात किया कि सनलाइट का एग्जांपल को लिया। जैसे कि हम लोग सन के संपर्क में जैसे ही जाते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। तो ये सन से हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है वह रेडिएशन, माने ये जो रे है, ये सब रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं हीट रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का काफी फॉर्म होता है, हम लोग कहते हैं हीट रे, लाइट रे, उसके बाद रेडियो वेव, उसके बाद एक्सरे। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है हीट वेव, जो कि सन से निकलता है और अर्थ तक पहुंचता है। ये सिर्फ सन से ही नहीं, जैसे सपोज कीजिए अगर दो बॉडी है, यहाँ पे दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 और इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह भी रेडिएट करता है। इससे निकलने वाला जो लाइट हीट एनर्जी होगा या हीट रे होगा, यह भी रेडिएट करता है, यह भी रेडिएट करेगा अपने चारों ओर, यह भी रेडिएट करेगा। यानी हर एक ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये सन था, एक अर्थ था, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है कंपेयर टू सन काफी डिफरेंस होता है। इसी वजह से यहाँ से इस डायरेक्शन में हीट एनर्जी अर्थ तक, हीट रे या फिर हीट एनर्जी ये अर्थ तक पहुंचता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना कंपलसरी है। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफर होना संभव नहीं है। तो हम लोग जब देखें, हम लोग कंपेयर करें कि अर्थ और सन के बीच में, तो काफी मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिस वजह से हीट में जो सन से निकलने वाला हीट रे है वो अर्थ तक आता है, और इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। देखिए, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट पास विदाउट इन्वॉल्विंग द मीडियम। जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये हम लोग ठंडी के दिनों इसको, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, कि जब हाथ बहुत ठंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि आग जलाते हैं और हाथ को इस टाइप से सेकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग हाथ को आग में नहीं देते हैं, बगल में रखते हैं, वहां से हमको हीट फील होता है। तो वहां भी ये जो हीट, ये जो यहाँ पे जो सोर्स हो गया, इस सोर्स से हम कह सकते हैं हीट रे हमारी ओर आता है, तो जाके हमें हीट फील होता है। और ये हीट रे जो है एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल से जानेंगे जब हम लोग एक्सरे चैप्टर में हम लोग जाएंगे। तब आप लोग के चैप्टर का सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन हम सिर्फ ये इसको समझिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हीट रे जो है वो हमारे ओर आता है और हम तक हीट एनर्जी को पहुंचा देता है। तो ये था रेडिएशन। अब आप अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको, आप चाहे तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम आप मान के चल सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस को हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, मेटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने देखा
कि यहाँ पे अगर वो कोई रॉड है, अगर मैं यहाँ पे सोर्स दिया और यहाँ पे अगर ये हाई टेम्परेचर है और ये लो कोल्ड है, तो एक मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफर होने के लिए। दूसरा में ये मेटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेंशन में भी एक हमको मीडियम चाहिए, जैसे कि अगर ये जैसे कि ये एक यहाँ पे बॉयल हो रहा है, वाटर यहाँ पे बॉयल हो रहा है, तो ये जो घूम रहा है दैट मीन्स ये पानी का मॉलिक्यूल्स टुगेदर है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स चाहिए। यदि अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप काफी बढ़ जाएगा तो फिर संभव नहीं होगा, दैट मीन्स एक मीडियम चाहिए। रेडिएशन में क्या होता है, नो मेटेरियल मीडियम नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट, ये भी कन्वेंशन भी पॉसिबल नहीं है वैक्यूम में, बट रेडिएशन पॉसिबल है वैक्यूम में। दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड है, मेटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। मेटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए, विदाउट मेटेरियल मीडियम संभव नहीं होगा। इसमें भी मेटेरियल मीडियम चाहिए और इसमें मेटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। नंबर 4, the transfer of heat can be any direction along any direction along the path। अगर कंडक्शन में अगर इस टाइप का रॉड है तो सिर्फ इसी, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। कन्वेंशन में क्या होता है, ये हॉरिजॉन, ये वर्टिकली होता है, अप डाउन ऐसे घूम रहा है, ये अपर की ओर इस टाइप से हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेंशन में। और ये रेडिएशन में कोई भी ऑल डायरेक्शन में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सन को लूं तो इस डायरेक्शन में भी हीट रेडिएट करेगा, यानी ऑल डायरेक्शन में वो हीट का रेडिएशन करता है। नंबर 3, ये जो कंडक्शन है काफी स्लो प्रोसेस है। ये है ये जो कन्वेंशन है इससे कंडक्शन से थोड़ा सा स्पीड है, और ये जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में वो हीट ट्रांसफर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में हीट का ट्रांसफर होता है। तो हम कह सकते हैं रेडिएशन इज द फास्टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, फास्टेस्ट एंड हीट ट्रांसफर विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से हीट का ट्रांसफर होता है, किसमें, रेडिएशन में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब इसी का अगला पार्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ से काफी क्वेश्चनिंग भी रहता है आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इस चीज को कोशिश कीजिए अच्छी तरह से समझने का, ताकि इसको अच्छी तरह हम लोग समझ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका हम लोग यूटिलाइज या उपयोग कर सकें। ये क्या है देखिए, इसको, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है। रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसका वन साइड का टेम्परेचर θ1 है और दूसरा साइड का टेम्परेचर θ2 है। दो फेस है, वन साइड का θ1, दूसरा साइड का θ2। यहाँ पे θ1 जो है ये हाई टेम्परेचर है, इसको हम कह सकते हैं TH हाई, इसको कह सकते हैं TC कोल्ड टेम्परेचर, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट मीन्स θ1 का वैल्यू θ2 से ज्यादा है। θ1 और θ2 के बीच का गैप जो है वो D है मेरा, D यानी सेपरेशन ऑफ टू फेसेस ऑफ द स्लैब। दो फेस का जो सेपरेशन के बीच का जो गैप है वो मेरा D है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ सब्सटेंस whose two opposite faces are kept at temperature θ1 θ2, यानी इस साइड का टेम्परेचर θ1 और इसके ऑपोजिट साइड का टेम्परेचर θ2 है। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ईच फेस, इसका इस फेस का एरिया ए है और ये इस साइड वाला फेस का भी एरिया ए ही है, दोनों साइड का एरिया सेम है। इसका जो बीच का जो गैपिंग है ये, इसको हमने डी कंसीडर। क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट which is flow through the slab perpendicular to the face, that condition D। हम लोगों ने देखा कि हीट का जो ट्रांसफर होगा वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा, यानी θ1 से θ2 की ओर हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये जो थीटा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो जो ट्रांसफर होगा वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन एरिया जितना होगा
ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। नंबर 2, टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमने इससे पहले बात कर चुके हैं, टी अमाउंट ऑफ टी, कितना टाइम तक हीट का ये ट्रांसफर होगा, हो रहा है। और तीसरा एक आया है या फिर इन सबको जब हम मिलाते हैं तो ये कांस्टेंट के आता है, ए आता है, और ये θ2 माइनस θ1, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको डिफरेंस करके लिखना था, ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया मेरा θ1 माइनस θ2 इंटू टी। अच्छा, एक नया फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो है मैंने यहाँ पे θ1 माइनस θ2 बाई डी। अब याद कीजिए वो लेंथ जो था, लेंथ एल की जगह पे मैंने इसको डी कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने उसको डी लिखा है। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद किया है क्योंकि इसका एक नया नाम है। नया नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? चलिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट किसको किसको याद है, जरा बोलिए तो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, আমি বলছি বাংলাতে বলছি একটা এক্সারসাইজ পাঁচটা ইমেল ঠিক আছে মানে অনেকটা অনেক জায়গায় নিয়ে যেতে যে গুলো তো সব কিছু একটা শেয়ার করা যাবে কিভাবে মানে चलिए ठीक है। यूनिफॉर्मली 1 1 बढ़ते जाता है। हाँ, यूनिफॉर्मली 1 1 बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बात किए थे, क्या होता है बोलिए। जैसे कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स ये जो दोनों का डिफरेंस है, वेलोसिटी बिटवीन टू डिफरेंट, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी कितना था मेरा, डेल्टा भी था, और डिफरेंस बिटवीन टू लेयर, या फिर उसको कह सकते हैं यहाँ से वो कितना डिस्टेंस पे था, कितना डिस्टेंस पे था, उसको हमने एक्स कंसीडर किया था। दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर। यही था मेरा। सेम चीज यहाँ पे जब हम टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, दैट मीन्स θ1 माइनस θ2 इज द टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जो था जो यानी θ1 टेम्परेचर, यानी उससे जो θ2 का जो डिस्टेंस जो होगा उसका रेशियो होगा ये। तो एक नया टर्म हम लोग के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वह एक रेशियो है किसका किसका, ये टेम्परेचर डिफरेंस का, और ये जो सेपरेशन है दोनों का सेपरेशन का। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आया ब्रैकेट वाला, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, किसी को यहां तक प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था कि ये जो कांस्टेंट के आया, इसको हमने बोला था कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये जो के जो है, वेयर के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। इसी के का नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका जो वैल्यू है डिपेंड करेगा वो जो सब्सटेंस मैंने कंसीडर किया है वो किस नेचर का है, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जो है एंड ये इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। θ1 माइनस θ2 बाई डी इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसको समझने में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो बोलिए, अदरवाइज मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे अब ये जो के का डेफिनेशन को देखेंगे। अब तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हम इसको के फॉर्म में सजा लेंगे।
जब मैं इसको के फॉर्म में इसको सजाऊं तो ये आ जाएगा Q इंटू डी बाय सरफेस एरिया ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टाइम टी। तो इसका यूनिट डायमेंशन हम लोग तो लिखे थे, इसका यूनिट डायमेंशन आप लोग लिखिए, ठीक है। इसका यूनिट और डायमेंशन लिखिए, उसके बाद हम लोग इसका के का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे। डेफिनेशन ऑफ के, डेफिनेशन ऑफ के। चलिए इसका यूनिट बताइए क्या होगा। एनर्जी का तो आपने अभी बताया जूल, डी यानी सेपरेशन यानी ये लेंथ है तो ये मीटर हो जाएगा, एरिया जानते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस दैट मीन टेम्परेचर, और ये टी इज द टाइम। बताइए फट से यूनिट बताइए इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा। चलिए मैं और थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आप लोगों की। ये जो Q है वो हम लोग कहते हैं एनर्जी, हीट एनर्जी, इनटू ये क्या है, यूनिट ऑफ ये सेपरेशन यानी ये है लेंथ, नीचे क्या हो जाएगा आपका एरिया, इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। कौन बता पाएंगे इसका यूनिट। आदित्य चलिए मेरे साथ आइए, आप हम लोग दो यूनिट लिखते हैं इसका। यस सर। बोलिए। m3 θ1। चलिए हम लोग पहले इसका यूनिट लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी का यूनिट हम लोग जानते हैं वो जूल होता है। लेंथ का यूनिट कोई बता पाएंगे। मीटर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। अब इसको सजा देना है बस, कर पाएंगे। सर जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड। जूल पर मीटर, पर केल्विन भी होगा क्योंकि केल्विन नीचे है। यस सर, पर मीटर केल्विन सेकेंड। जूल पर केल्विन पर चलिए मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही है। अब केल्विन पर सेकेंड, चलिए ये है इसका ऐसा यूनिट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इसका ऐसा यूनिट। अच्छा क्या इसका हम लोग डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। साहिल आप बताइए तो इसका डायमेंशन बताइए तो। बार बार मैं इसलिए इन चीजों को प्रैक्टिस मैं तो करवा नहीं रहा हूँ मालूम क्योंकि डायमेंशन आप नहीं लिख पाएंगे। सर। क्लास हम किए नहीं है फिजिक्स का, आज पहली बार कर रहे हैं, मतलब एक दो क्लास किए मात्र। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी और बहुत लेट से से के पास एडमिशन लिए जाता थे हूँ। सर। वो आप लेट से एडमिशन लिए ना, ओके कोई बात नहीं। यस सर। ओके अच्छा जो आप बताइए तो। देखिए सबसे पहले कि मैंने बहुत सारा इजी काम कर दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये क्यू है क्या। क्यू तो हीट है, हीट एनर्जी कैसे हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीजों का डाउट था, पर मैंने उसको उससे सबसे पहले उन लोगों को क्लियर कर दिया है कि वो एक एनर्जी है, मैंने उसको एनर्जी की फॉर्म में भी लिख दिया है। तो कुछ नहीं करना है, सबका डायमेंशन पहले लिखना है फिर उसको सजा देना है। कोई बता सर पाएंगे एम धनीराम छोड़ के, आप छोड़ के कोई और। विशाल कुमार। L T × 3 K 1।
आप बोलिए एक बार शुरू से बोलिए, एम एल, बोलिए बोलिए। M T T inverse 3 एम, चलिए एम टी इनवर्स 3 K inverse। ये यूनिवर्स, ये तो एरिया है, एरिया का भी तो हम लोग डायमेंशन जानते हैं ना, एरिया का भी तो एक डायमेंशन होगा। एरिया को एरिया नहीं रख सकते हैं ना, उसको एरिया को हम तो कुछ उसका डायमेंशन लिखेंगे ही। चलिए आपने बहुत अच्छी कोशिश किया है। Yes sir। तो चलिए सबसे पहले इनको सबसे पहले लिखने के लिए आप एनर्जी का मुझे डायमेंशन बताइए। सर ml t to the power minus ml to the एम power 2 t एल to the power टू, minus 2 t to the power minus 2। ठीक है धनीराम, मैं जानता हूँ आप लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एनर्जी का, लेंथ का डायमेंशन। आप बोलिए अस्मी। लेंथ का अच्छा डायमेंशन आपका L। नाम क्या है? अस्मी लिखा, आपका नाम अस्मी लिखा हुआ है, अश्मि। तो आपका नाम यही है कि अष्टमी? अस्मी, ठीक है। आप बोलिए अस्मी, इसका लेंथ का डायमेंशन बोलिए। अश्मि है सर। L। लेंथ का डायमेंशन बोलिए। एल, वेरी गुड। L सर। अब देखिए हाँ, एरिया हम लोग जानते हैं, एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, या फिर उसको हम लोग एरिया को लिख सकते हैं यस लेंथ सर। इंटू ब्रेथ, यही कहते हैं। अच्छा ब्रेथ भी तो एक लेंथ यस है, सर। हम लोग लेंथ लेंथ का जानते हैं डायमेंशन एल होता है, और ब्रेथ का भी एल होगा, यानी एल टू द पावर 2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हम लोग एल टू द पावर 2 लिखेंगे। यस सर। दूसरा है टेम्परेचर का, हम लोग मैंने अभी इससे पहले बताया था कि टेम्परेचर हम लोग थीटा कंसीडर करेंगे, और हम लोग टाइम का हम लोग टी जानते ही हैं, बस उसको सिर्फ सजा देना है एमएलटी यस के सर। फॉर्म में, तो एक एम रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एल बचेगा, तो यहाँ पे मैंने एल लिखा। यहाँ पे -2 और यहाँ पे नीचे एक टी ऊपर जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये हो गया -3, और ये थीटा टू द पावर -1, तो ये हमारा डायमेंशन निकल गया ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट यस ले सर। लीजिए इसका। तो हमने देखा इसका थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन, इस डायमेंशन भी हम लोगों ने दो चीजों को देख लिया। अब सिर्फ हम लोगों के पास बचा है थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैं इसको इरेज करूं? ओके मैं यस सर। हम लोग मेनली इसको, जैसे ही इससे पहले जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एल को 1 मान, फिर हम उसको डिफाइन करते थे, सेम वे में हम इसको भी डिफाइन करेंगे। इफ हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डी से शुरू करते हैं। डी इक्वल टू 1, एरिया अगर यूनिट हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस अगर यूनिट हो जाए इक्वल टू 1, एंड जो टी है अगर टाइम जो है वह 1 सेकेंड हो जाए, देन इस इक्वेशन में सारे को अगर मैं 1 पुट करूं तो के इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा जो हीट प्रोवाइड किया गया था, यानी क्यू इक्वल टू हीट हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको के को डिफाइन कर सकते हैं, coefficient of thermal conductivity of a material is equal to the quantity of heat transfer across कहाँ, यूनिट लेंथ। ये हो गया मेरा जो सेपरेशन था वह अगर यूनिट हो जाए, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ टू फेसेस अगर यूनिट, यानी यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, हैविंग एरिया जो क्या होना चाहिए ये भी यूनिट, हैविंग एरिया यूनिट एरिया when the temperature between two bodies या two end is 1 unit and time period is 1 second, यानी अगर टेम्परेचर 1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, टाइम हीट फ्लो का जो टाइम है 1 सेकेंड हो जाए, और वो जो डी जो सेपरेशन बिटवीन टू फेसेस अगर 1 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वह जो हीट सप्लाई होगा उसके इक्वल होगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो हम आपको जब मैं इसका ये एक्चुअली मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा नहीं था, तो डेफिनेशन को मैंने समझाया, फिर मैं जब इसको स्लाइड को जब आप लोगों के पास जाएगा
तो वहाँ पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन हम इसको थर्मल कंडक्टिविटी को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी of a material is equal to the quantity of heat transfer across the unit length। ठीक है, हम उसको उसी टर्म में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है कि वो मंडे नहीं होगा, मंडे गुरु नानक जयंती का शायद छुट्टी रहेगा, फिर हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। कल आप लोगों का एग्जाम है, जो मैंने इससे पहले जो पढ़ाया है हीट चैप्टर, हीट से सारा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। ट्रांसमिशन ऑफ हीट से क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ हीट से ही सारा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। तो अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, और जो मैंने पढ़ा है काफी नॉर्मल चीजों को मैं एग्जाम में दूंगा। तो कल अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, thank you, sir.